गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 3 कोर 7 पेपर से बॉक्सर विद्रोह के कारण, परिणाम और उसकी असफलताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। बॉक्सर विद्रोह चीन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन के अंदर व बाहर कई महत्वपूर्ण विरोध उठ खड़े हुए। इस लूटमार में अमेरिका ने कई भाग नहीं लिया था, परंतु उसने चीन में अपने व्यवहारिक हितों की पूर्ति हेतु अपनी रुचि का प्रदर्शन अवश्य किया था। हेज की खुले द्वार की नीति केवल चीन की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए थी, साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। विदेशियों द्वारा किए जाने वाले शोषण और लूटमार का विरोध भी चीन के भीतर से एक उग्र विदेशी विरोधी आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसे बॉक्सरों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तरी चीन में एक गुप्त समिति ने किया था। वस्तुतः सुधारवादियों के प्रयासों की असफलता के फलस्वरूप बॉक्सर विद्रोह अथवा मुक्केबाज के विद्रोह का प्रस्फुटन हुआ। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। चीन में विदेशियों का प्रभुत्व जिस ढंग से बढ़ रहा था, उसी कारण विविध चीनी देशभक्तों में सुधार की इच्छा बलवती होती जा रही थी। वे साम्राज्यवादी लुटेरों द्वारा किए गए चीन के बंटवारे को अपमानजनक मानते थे, अतः विदेशियों के प्रति उनका विरोध और विद्वेष निरंतर बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट, चीनी सरकार ने विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करने के लिए 1898 ईस्वी के आदेश के अनुसार विदेशियों को यह आज्ञा पत्र जारी किया कि उसके द्वारा रेल मार्ग निर्माण की स्वीकृति में खानों को खोदने और उनसे माल निकलवाने की स्वीकृति सम्मिलित नहीं है। पाश्चात्य देशों के प्रति चीन का विश्वास समाप्त हो जाने के कारण वे जापान की ओर झुकने लगे। उनसे जापान से एक नवीन संधि करने की भी योजना बनाई, किंतु रूस को इसकी पूर्व सूचना मिल जाने के कारण तथा उसके विरोधी रुख के कारण चीन का यह प्रयास असफल रहा। मंजू शासकों के पास शक्ति साधनों का अभाव था, अतः विदेशियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने के बाद भी उन्हें अपने मंतव्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। सरकार की असफलताओं को देखकर पाश्चात्य देशों के विरोधी लोगों ने और भी कठोरता और दृढ़ता से विदेशियों का विरोध प्रारंभ किया। पाश्चात्य देशों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करते करते चीन की सरकार लगभग दिवालिया हो गई। ईसाई धर्म प्रचारकों का चीनी जनता के साथ व्यवहार असंतोषजनक और अपमानजनक था, इसलिए इसके प्रस्फुटन के बाद चीनियों के मुख्य लक्ष्य धर्म प्रचारक ही बने। अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति ईसाइयों के इस रुख के कारण निरक्षर जनता उन्हें धर्म विरोधी समझती थी। साथ ही चीन की जनता अंग्रेजों के प्रति अनेक प्रकार की शंकाओं से ग्रसित थी। उनकी यह धारणा कि अंग्रेज धर्म प्रचारक बच्चों की आंखें निकालकर उससे एक प्रकार की भस्म तैयार करते हैं, जिससे लोग ईसाई धर्म का स्वीकार कर लेते हैं, पूरी तरह भ्रांति मूलक थी। परंतु इस प्रकार की अफवाहों के कारण देश में तनावपूर्ण वातावरण बन गया और चीनियों के हृदय में विद्रोह का भावना का संचार हुआ। चीन के अनेक देशभक्त इस विद्वेषपूर्ण भावना के कारण ईसाई को अपने देश से बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध थे। इस कार्य हेतु उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जो विदेशियों को कट्टर विरोधी थे। विद्रोह का प्रारंभ। बॉक्सर विद्रोह एक संगठित प्रयास था। पर्याप्त शक्ति अर्जित करने के बाद इसका प्रस्फुटन 1889 ईस्वी के अंत में सांटुकन से प्रारंभ हुआ। विद्रोहियों के मुख्य शिकार ईसाई पादरी बने, जिनसे वे घृणा करते थे। अनुदार चीनी पदाधिकारियों के प्रोत्साहन पर विद्रोहियों ने रेल मार्गों को नष्ट किया, गिरजाघरों को जलाया और यातायात के अन्य साधनों को भी नुकसान पहुंचाया। 1919 ईस्वी में विद्रोहियों को जोर पीकिंग में बढ़ जाने के कारण उन्होंने पीकिंग में घुसकर टेटसिन से आई सैनिक टुकड़ियों को मार भगाया। सामग्री के प्रोत्साहन पर बॉक्सर विद्रोहियों को गतिविधियों में और तेजी आई और उन्होंने अपने ईसाइयों की सामूहिक हत्याएं की। बॉक्सर विद्रोहियों को चीन की सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त था, जिसके कारण विदेशियों को यह चेतावनी दी गई कि वे 24 घंटे में चीन से बाहर निकल जाएं। आवेश में एक मंजू सैनिक ने जर्मन राजपूत बैरन कैटलर की हत्या कर दी। फलस्वरूप विदेशी अत्यंत भयभीत हो उठे और मंजू सरकार का यह विश्वास हो गया कि बॉक्सर विद्रोही अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहेंगे, इसलिए चीनी सरकार ने खुलकर विद्रोहियों का सहयोग करना प्रारंभ किया। विद्रोह का दमन।
विदेशियों ने विद्रोहियों की रक्तपूर्ण गतिविधियों को देखते हुए सभी पाश्चात्य देशों की एक संयुक्त सेना संगठित की, जिसमें रूसी, ब्रिटिश, जापानी और अमेरिकी सैनिक सम्मिलित थे। अतः उन्होंने चीन के समुद्र तट पर गोले बरसा कर अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया। कई हजार चीनी सैनिक मारे गए और अंततः टिटसिन पर विजय प्राप्त करके विदेशी सेना ने चीन की राजधानी पीकिंग की ओर रुख किया। राजधानी की सुरक्षा के लिए की गई किलेबंदी को भंग कर दिया गया। राजधानी की सुरक्षा के लिए की गई किलेबंदी को भंग कर विदेशी सेना ने दूतावासों को ही आज़ाद नहीं किया अपितु पीकिंग में लूट मार भी की। राजमाता तजू श्री ने जोहोर में शरण ली और बॉक्सर विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया। विद्रोह की असफलताएं। शक्ति की असीमित भंडार और साधन होते हुए भी बॉक्सर विद्रोह असफल रहा। इसका प्रस्फुटन अत्यंत तीव्र गति से हुआ था और उसकी समाप्ति भी द्रुत गति से हुई। चीनी जनता में एकता की भावना का अभाव था, जिसके कारण बॉक्सर विद्रोहियों को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। चीन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अपने विद्रोही भाइयों का सहयोग करने के स्थान पर विदेशियों का साथ दिया। परिणाम स्वरूप यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। बॉक्सर की संधि। चीन विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह के बाद की निम्नलिखित संधि थी। चीन विद्रोह में हुई क्षति की पूर्ति के 35 करोड़ तैयार भुगतान करेगा। यह धनराशि 12 राज्यों में विभाजित की जाएगी। यह क्षति अदायगी के लिए विदेशी शक्तियों को चीन की सरकार सीमा शुल्क व नमक कर की जमानत देगी। बॉक्सर विद्रोह में भाग लेने वाले समस्त पदाधिकारियों को कठोर दंड दिया जाए। पीकिंग के दूतावास की सुरक्षा के लिए विदेशी सेना अस्थायी रूप से रखी जाए। ताकों की किलेबंदी समाप्त कर दी जाए। बॉक्सर विद्रोहियों द्वारा विदेशियों के जिस कब्रिस्तान को नष्ट कर दिया गया था उसकी मरम्मत कराई जाए। विद्रोही नगरों के नागरिकों को 5 वर्षों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाए और उन्हें किसी भी राष्ट्र की सेवा में न लिया जाए। विदेशों से शस्त्रों का आयात और देश से उसका निर्माण 2 वर्ष तक किया जाए। विदेशी राज्यों से चीन ने जो संधियां की हैं उनमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जाए। बॉक्सर विद्रोह के परिणाम। इस विद्रोह की समाप्ति पर 1901 ईस्वी में किए गए बॉक्सर समझौते के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। यह समझौता चीन के लिए हानिकारक ही नहीं अपमानजनक भी था। इसके कारण मंजू राजवंश का पतन असंभावी हो गया। क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी बड़ी धनराशि चीन द्वारा किया जाना था जो उसकी सामर्थ्य से बाहर था, जिसके कारण चीन की आर्थिक व्यवस्था छीन भिन्न हो गई। वे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे और शक्ति एवं दबाव से अपनी बातों को मनवाते थे। उनकी इस जोर जबरदस्ती के कारण मंजू दरबार की स्थिति अपमानजनक हो गई। इसी स्थिति के लिए चीन के भ्रष्ट शासक और नौकरशाही पूरी तरह उत्तरदायी थी। टिटसिन और ताको के किले पर विदेशी आधिपत्य स्थापित हो जाने से चीन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यह भावी आक्रमणों के विरुद्ध पूरी तरह असुरक्षित हो गया था। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि मंजू शासकों ने चीन में सुधारों की आवश्यकता को अनुभव किया। कालांतर में स्वयं राजमाता तजुश्री ने सुधारों की भी एक विस्तृत योजना बनाई। बॉक्सर विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि चीन की जनता मौन पशुवत नहीं है और उस पर मनमाना अत्याचार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना के कारण वे कभी भी विदेशी सत्ता को खाने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद।